अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते साहब, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी इंडिया यूएई डील्स पर रोने लगा पाकिस्तान। ओडीटी टैक्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करूं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मलिक शक्ल इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, भारत के पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी, वो यूएई के दौरे पर गए। अब हमारे देश के भीतर भी कई लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगी कि ये इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। खुद यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया लोग विदेश यात्रा ना करें, वर्क फ्रॉम होम करें, स्कूल को भी घर से चलाएं, ऑनलाइन कर दें, और खुद जो है ये प्लेन उड़ाकर, मतलब प्लेन में बैठकर और चल दिए विदेश यात्रा पर घूमने। देखिए, हमारे में और पीएम में ना फर्क है। हम बैठकर खाने वाले हैं, खाने वाले इन द सेंस कि अगर हमें तेल कम पड़ेगा ना तो हम इसी पीएम का नाम ले लेकर कहेंगे कि देखो कुछ इंतजाम नहीं किया। रसोई गैस कम पड़ रही है ना तो इसी पीएम को कोस रहे हैं कि क्यों इंतजाम नहीं किया। बिल्कुल कोसना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए, इसीलिए उन्हें चुनकर भेजा गया है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए कि जब इतना बड़ा संकट चल रहा हो पूरी दुनिया में और आप पर भी क्राइसिस का असर पड़ रहा हो, तो उसी को कम करने के लिए, भविष्य में ऐसा न हो उसको ठीक करने के लिए ऐसी यात्राएं की जाती हैं। अगर यहां पे कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रहती और कांग्रेस के भी पीएम जा रहे होते तो तब भी मैं उनके लिए ऐसी बातें करता। ये जरूरी है करना। तो भैया वहां पर जाकर उन्होंने मुलाकात की जो वहां के प्रेसिडेंट हैं MBZ। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको वहां की तस्वीरें दिखा दूं। हालांकि जैसे ही वो एयर स्पेस में घुसे यूएई के, वहां पर F-16 ने सबसे पहले, जो यूएई एयरफोर्स के F-16 है, उन्होंने उसको एस्कॉर्ट किया। उसका मैं वीडियो पहले आपको दिखा देता हूं। इसके बाद पीएम मोदी जब लैंड कर गए, वहां पर बड़ा जबरदस्त जो है ना स्वागत किया गया। तो स्वागत की तस्वीरें देखिए आपने। देखिए, इन तस्वीरों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इन तस्वीरों में भारत की उम्मीदें हैं, इन तस्वीरों में यूएई की उम्मीदें हैं, जो दोनों देश एक दूसरे की पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत की जरूरत है, एनर्जी नीड्स की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। यूएई के नीड्स एक पावरफुल देश के सपोर्ट की जरूरत है, बिजनेस करने की जरूरत है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक बड़ी इकोनॉमी, बड़े मार्केट की जरूरत है। तो दोनों देश एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्लस आने वाले टाइम पे जो इजराइल, इंडिया, यूएई, ये एक ट्राइका जो बन रहा है ना, ये बहुत बड़े काम करने वाला है। अब देखिए, इसको बिगाड़ने में भी बहुत सारे लोग लगे होंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो और भी देश हो, सब बिगाड़ने में भी लगे होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा हम काम करने जा रहे हैं, चाहे वो एनर्जी नीड्स को लेकर हो, चाहे वो जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो उसके बाद मोहम्मद बिन जायद ने, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, हिंदी में किया। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में स्वागत किया, जहां हमारी वार्ता हमारे देशों और लोगों के बीच गहरे संबंधों को और सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रही। संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच एक दीर्घकालिक रणनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी है और आज की हमारी चर्चाओं में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को नई गति देने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। साथ मिलकर हम अपने देशों की सतत प्रगति सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र और विश्व में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, ये उन्होंने कहा। और देखिए, पीएम मोदी ने भी यूएई पर जो हुए हमले हैं उसकी निंदा की है और पीएम मोदी की तरफ से भी कहा गया कि हम वेस्ट एशिया में शांति के पक्षधर हैं, हम इसके लिए काम करेंगे। ये सारी बातें जो हैं हुई हैं। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तानियों को इस पर बड़ी चिंता हो रही है कि भाई गल्फ कंट्री, यूएई, मुसलमान, इस्लामिक उम्मा, ये वो, और वहां पर घुसपैठ किसकी है? मैं घुसपैठ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वहां पर पूछ किसकी है? न्यूक्लियर पावर्ड पाकिस्तान की नहीं, भारत की है।
भारत की पूछ है वहां पर। तो चलिए जरा देखते हैं कि चल क्या रहा है। जी हाँ, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस वक्त यूएई के विजिट पर हैं और उनकी मुलाकात हुई है यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन नह्यान से। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो भारत को मिली है, और भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो यकीनन यही सब कुछ बात करने के लिए गए हैं, और ये इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से की जाएगी और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्या मैसेज दिया जा रहा है कश्मीर के मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुसलमान ममालिक की जानिब से? मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट था वो क्या मांद पड़ता चला जा रहा है कि जिसको हम देखते हैं कि वो जहाँ जाता है, वो पैलेस्टीन हो, अफगानिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, उसको अवार्ड से नवाजना शुरू हो चुके हैं। बड़े अफसोसनाक बात है। फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं आप कि मुसलमान देशों में मोदी को अवार्ड क्यों दिए जाते हैं। अब अवार्ड में तो भैया आप लोग जानते ही हैं, वैसे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। मेजर मुस्लिम कंट्रीज ने, जो इधर मिडिल ईस्ट वाली हैं या और भी हैं, सब ने इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन पीएम मोदी को अवार्ड दिया, अपना स्टेट ऑनर दिया है। अब ये सारे के सारे पागल तो नहीं कि अगर एक बंदा जो एंटी मुस्लिम होगा, इस्लाम के खिलाफ होगा, मुसलमानों पर जुल्म करता होगा, उसे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाले इतने बड़े देश, इतने इंपॉर्टेंट देश अपना स्टेट ओनर कैसे दे सकते हैं, स्टेट ऑनर कैसे देंगे? ये तो बिल्कुल, मतलब ये उल्टी बात हो गई ना, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई कि जी हिटलर को ना जूस आके अवार्ड दे रहे हो। आप समझ रहे हो इस पॉइंट को? ये चिढ़ है इन लोगों की, क्योंकि यहां पर आकर इनकी जो टू नेशन थियरी थी वो फेल होती है कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान जो है वो दोस्त नहीं हो सकते, और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। यहां पर ये मात खा जाते हैं, और यही काउंटर है हमारा कि तुम किस बिसात पर हो पाकिस्तानियों। जब ये तुम लोग नैरेटिव बनाते हो, दूसरा नैरेटिव हम बना रहे हैं जो बिग पिक्चर है। बड़े अफसोसनाक बात है कि ऐसे वक्त पे अगर यूएई ने पहले वादा भी किया था, इशारा भी दिया था, लेकिन कुछ हकायक से हमें सबक हासिल करना चाहिए। कौमों की डिग्निटी, वकार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हमेशा हाथ अपने फैलाएंगे तो आपका वो वकार नहीं रहता। मोदी जी का ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और उसकी एक रीजन ये भी है कि कई जगह ये बात भी की जा रही है कि 3 कंट्रीज मिलकर काम करेंगी और इन्वेस्टमेंट करेंगी और डिफेंस और हर चीज के ऊपर काम किया जाएगा, और उसमें जो है वो यूएई भी है, भारत है और इजराइल। जी हाँ, ये तीनों कंट्रीज के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि तीनों मिलकर काम करेंगे। यूएई, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने यह सोचा है कि पाकिस्तान की मदद करते हैं जब उसको पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उनकी बहुत भारी तिजारत है गल्फ के ममालिक की हिंदुस्तान के साथ, 100 अरब डॉलर से ज्यादा। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अपने मुल्क की जो मईशत, जो हमें एक आदत पड़ गई है अफीम की तरह, भिखारियों की तरह हम IMF के तरफ भागते हैं, 18-19 दफा जा चुके हैं। भारत की तरफ से भी जो कुछ कहा जा रहा था कि जी यूएई के साथ भी काम करेंगे, इजराइल के साथ भी रिलेशंस हैं, तो बिल्कुल अब एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी जी यूएई पहुंचे हैं, और जिन चीजों के ऊपर काम करने का कहा जा रहा है, $5 बिलियन एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो की जाएगी, और ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिफेंस पर भी बात करेंगी या काम करेंगी, और उसके साथ साथ सप्लाई चेन पर बात होगी। ट्रेड, जाहिर है कि ट्रेड के बगैर कुछ नहीं चलता, और यही बात यहाँ पर पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती कि आपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हम करते हुए दिखाई नहीं देते। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का यूएई जाना, इजरायली प्राइम मिनिस्टर का यूएई जाना, ये बताता है कि वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स कहाँ चल रही है। वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में अब गल्फ जो है वो प्रोमिनेंस लेगा कुछ टाइम तक, अगले कुछ टाइम तक गल्फ पर बहुत सारी बातचीत होंगी। इंडिया का अपना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी है कि इंडिया से गल्फ जाए, सामान गल्फ से निकल के इजराइल जाए और इजराइल से यूरोप जाए, इसमें रेल, रोड सब कुछ होगा। तो ये भी हम ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर पे यूएई अब मेजर पार्टनर बनकर निकलेगा। यूएई भी इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा है, और जाहिर है उसका रीजन जो है वो ईरान की वॉर को लेकर ही है, और इसी वजह से कई जो पाकिस्तानी है
उनको यूएई से निकाले जाने की भी बात की गई है, बल्कि यहाँ तक कि जिनके पास गोल्डन या गोल्ड पासपोर्ट या इस तरह का जो उनकी एक स्कीम चला करती है, वो वीजा यानी गोल्ड वीजा भी था, उनको भी कहा गया है कि जी आप यहाँ से निकल जाएं। एक दो लोगों को, ऐसे लोगों का भी वीजा जो है वो कैंसिल हुआ है, और बहुत से जो लेबर क्लास दुबई में या अबू धाबी में मौजूद थी उसको भी वहां से निकाला जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस नहीं, सवाल ये है कि यूएई पाकिस्तान से इतना नाराज क्यों है और क्यों निकाला जा रहा है लोगों को वहां से? पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड की वजह से, पाकिस्तान के दोगलेपन की वजह से। पाकिस्तान एक तरफ ईरान की चाट रहा है, पाकिस्तान दूसरी तरफ सऊदी अरब की चाट रहा है, पाकिस्तान तीसरी तरफ यूएई की बुराई करता है, सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, और ये यूएई को बिल्कुल पसंद नहीं। यूएई कह रहा है कि भैया तुम्हारे लाखों लोग हमारे यहां आते हैं, हम उनको रोजगार देते हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, वहां से वो रेमिटेंसेस भेजते हैं तुम्हारे यहां पाकिस्तान में, हम तुम्हें उधार देते हैं, तुम्हारे बैंक में अपने पैसे रखवाते हैं, और तुम उल्टा हमारी ही जड़ें काटने पे तुले हुए हो। हम जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हो। यूएई वाले भी बेवकूफ नहीं है ना। दूसरी बात ये कि यूएई में जो आपकी लेबर काम करती है, यूएई में जो आपके लोग काम करते हैं पाकिस्तानी, उनके साथ बड़ी भारी दिक्कत है। उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको कुछ आता नहीं है, स्किल नहीं आता, उल्टा वहां भी वो स्कैम करते हैं, क्राइम करते हैं। और यकीन मानिए यूएई में हालत इतनी खराब है कि पूछिए मत। पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि क्यों यूएई से आप लोगों को किकिंग आउट किया जाता है, पाकिस्तानी की जुबानी ही सुनवाता हूं। लगाइए भाई क्लिप। यूएई वाले हमारे सफारतखाने को बताते हैं, वो जब कहते हैं कि आप हमारे लोगों को वीज़ा क्यों नहीं देते। एक तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी कि आपकी जो लेबर है ना, ये इनका कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, कोई हुनरमंद, यानी कि इनके पास हुनर नहीं है। दूसरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, इन्हें इंग्लिश नहीं आती। इधर बहुत सारे लोग जो हैं वो जो और नेशनैलिटीज़ हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, इनको लिहाजा इधर वो एक रिक्वायरमेंट में ये पीछे जा पड़ते हैं। इनकी निस्बत जो इंडियन है वो कदरे बेहतर हैं। इंडिया में जो एक राब्ता ज़ुबान भी होती है, वो काफ़ी लोग जो हैं उनको अंग्रेज़ी को थोड़ी बहुत आ ही रही होती है। दूसरा उन्होंने बताया उन्होंने क्या कि जनाब तुसी जेडे तुहाडे लोग ने पाकिस्तानी माशाल्लाह, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी एक आप समझें कि निस्फ हैं, कि उनका 50% है जो यूएई में है, कि अगर उनके साथ हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो अगर पाकिस्तानी 5 हैं तो हिंदुस्तानी 10 हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जेल में ये उल्ट है कि जेल में जो पाकिस्तानी है वो उनसे दुगने हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि ड्रग्स, आपके लोग आते हैं, इनके ज़रिए नशा भी इधर आता है, ठीक है, लिहाजा ये एक और डिस्क्वालिफिकेशन है। आगे जो उन्होंने पॉइंट बताया, उन्होंने कहा कि इंतहाई झगड़ालू किस्म के, एवं गल तो लड़ पैणगे। और फिर उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया जो है ना, ये हमें एक तबाही के दाने पर लेके जा रहा है जिसका हमें एहसास नहीं है। इधर को बारिश भी हो जाए, ठीक है, तो वो भी हमारे खाते में डाल देंगे। उन्होंने कहा जी पिछले दिनों जब बारिशें हुई, जब उधर एक सैलाब वाली सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पाकिस्तानी हैं सोशल मीडिया पे ये बातें चला रहे थे कि इन्होंने चूँकि इधर को मंदिर बनाया है हिंदुओं के लिए, तो इसलिए अल्लाह का अजाब आया। फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो है ना, इनके हाइजीन के रिलेटेड इश्यूज़ हैं। वो क्या है जी कि नांदे नुंदे को नहीं, गंदे होंदे ने, यानी कि इनकी जो रहतल है ना को ठीक नहीं है। ये एक और उन्होंने ये इशू उठाया। फिर उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो हैं जो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, लंबी ब्रेक पर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, दौराने काम लंबी ब्रेक्स पर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। तो जो भी एक उनका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसको इतनी लंबी नमाज़ें पढ़ने वाला बंदा पसंद नहीं है, ठीक है। उसके बरक्स जो इंडियन होगा या जो नेपाली होगा उनकी तरफ से उन्हें इस तरह का मसला नहीं आता। अब ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट उमर चीमा की बात आपने सुन ली। अभी हालात क्या है वहां पर, अभी पाकिस्तानियों के साथ ट्रीटमेंट क्या चल रही है, आपको आइडिया है? नहीं आइडिया है? चलिए आपके एक बड़े नामी आदमी हैं पाकिस्तान के, उनकी जुबानी ही सुनवा देता हूं कि यूएई में पाकिस्तानियों के साथ ट्रीटमेंट क्या हो रही है, वहां की अथॉरिटीज, वहां की सरकार आप पाकिस्तानियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है,
किस तरह आपको उसकी आपकी असल औकात दिखा रही है। लगाइए वीडियो। अभी मैं आया हूँ इमारात से। आपको सुन के हैरत होगी कि इमारात में पाकिस्तानियों का वो हाल है, 10-10 दिन तक उनको जो है जेल में रखते हैं, वहाँ उनकी वीडियो बनाते हैं, उनको नंगा करते हैं। सिर्फ पड़चिनार से जो है 8,000 जो अल-तशी से मसलक से वाबस्ता हैं वो डिपोर्ट कर दिए गए। मुझे समझ नहीं आ रही है कि अमारात इतनी दुश्मनी पे क्यों उतर आया है, क्योंकि ये जो हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, खसूसन अमारात में जितने भी रईस वजीर पाकिस्तानी हैं, कल जब मैं एयरपोर्ट पे आया 20 पाकिस्तानियों ने घेरा और सब ये बता रहे थे उनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ। हमारी वजारत खारजा क्या कर रही है? और यकीन मानिए आने वाले टाइम पे इससे भी ज्यादा बदतर बिहेवियर पाकिस्तानियों के साथ होने वाला है वहां पर। तो पाकिस्तानियों, अब तो ये तुम लोग भूल जाओ कि तुम लोग अब यूएई जाके कमा खा पाओगे ढंग से। एक एक पाकिस्तानी को वहां से लात मारकर भगाएंगे। और तुम्हारी जगह कौन आएगा पता है? बांग्लादेशी आएंगे, इंडियंस आएंगे, तुम देखते रहो, फिलीपींस से लोग आएंगे, देखते रहो तुम। लेकिन पाकिस्तानियों की रोजी रोटी जो है वो खतरे में पड़ गई है। और इसका बड़ा असर पड़ेगा आपके यहाँ रेमिटेंसेस पर। जो बिलियन ऑफ डॉलर्स के रेमिटेंस आते थे ना यूएई से, वो भी गया। इतनी जल्दी नहीं होगा कि आपको ये 6 महीने साल भर में नहीं नजर आएगा, ये 2-3 साल लगेंगे इसमें, लेकिन होगा ये। जैसा कि हम लोग पिछले 4-5 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी को लात पड़ेगी हर जगह से, और वो पड़ रही है, संख्या बढ़ गई है, डिपोर्ट किए जा रहे हैं, मुसलमान कंट्री से भी हो रहा है, और यूएई से तो अब ये देख रहे हैं कि इस आगे आने वाले टाइम में गल्फ एरिया में एक स्प्लिट है। स्प्लिट ऐसा है कि यूएई एक अलग पोल बन रहा है और सऊदी एक अलग पोल बन रहा है। सऊदी के साथ कितने कंट्रीज है गल्फ एरिया के या उस अरब रीजन के, ये भी पता चलेगा कुछ टाइम में, और यूएई के साथ कितने हैं ये भी पता चलेगा। और देखिए हमारे रिलेशन सऊदी अरब के साथ भी बहुत अच्छे हैं और यूएई के साथ भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यूएई की इस यात्रा से निकला क्या, भारत को क्या मिला है, क्या भारत को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें 7 पॉइंट जो हैं वो जारी की गई हैं अलग अलग उसमें। और तो सबसे पहला है कि स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ISPRL एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अब आप ये कहेंगे कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये उसी की बात हो रही है जो 9.5 दिनों का है। मैं टोटल पेट्रोलियम रिजर्व की बात नहीं कर रहा हूं जो 76 दिन के बराबर है, नहीं, मैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल सरकार के अंडर होता है और वो बड़ी जबरदस्त चीज है। वो बिल्कुल आखिरी सोचिए कि पत्ता है वो। मुझे लग रहा है कि उसको बढ़ाने की बात हो रही है। वो 9.5 दिन से हो सकता है आगे कितने दिन और बढ़ाए, कितने हफ्ते बढ़ा दे, आई डोंट नो, बट ये मीटिंग उसी के लिए। अब हालांकि बताया गया है कि व्हाट इट मींस, एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा, भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एनहांस करेगा, और पोटेंशियल कोलैबोरेशन इन लिक्विड नेचुरल गैस एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस स्टोरेज फैसिलिटीज इन इंडिया। गैस को हम यहां पर स्टोर कर सके, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। ये सारी चीजें हो रही हैं कि अगर दोबारा इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमारी एनर्जी नीड्स सिक्योर रहे। ठीक है। दूसरा जो हुआ है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन ऑन सप्लाईज ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG के सप्लाई पर जो है वो कोलैबोरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वही है एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट, भाई रसोई गैस की दिक्कत ना हो। लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ LPG, इससे मजबूती मिलेगी, स्ट्रेंथन क्या होगा, लॉन्ग टर्म ऑफ सप्लाई ऑफ LPG मिलेगी। साथ में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप को सपोर्ट मिलेगा। और ये देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आउटकम, फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमारे बड़े काम की चीज है। इसका मतलब क्या है, इनका कहना है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जो होगा दोनों देशों के बीच वो मजबूत होगा। इनोवेशन एंड शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है बूस्ट मिलेगा इसको, और नेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी में मजबूती मिलेगी।
ज्वाइंट प्रोडक्शंस हो सकते हैं, हमारे वेपन्स वहाँ पे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत आएंगी इस डिफेंस पार्टनरशिप के। और मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, देखिएगा। चौथी चीज़, अग्रीमेंट ऑन सेटिंग अप शिप रिपेयर क्लस्टर एट वडिनार। वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, बूस्ट क्या मिलेगा, शिपिंग, पोर्ट और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, एडवांसेस मेक इन इंडिया को फायदा होगा। ठीक, मतलब शिप रिपेयर होंगे, पोर्ट की फैसिलिटीज और बाकी सारी चीजें वो हैं। पांचवी जो चीज है वो अरेंजमेंट ऑफ ऑन स्किल डेवलपमेंट इन शिप रिपेयर। अब ये रोजगार की बात आ गई। जब आप शिप रिपेयर फैसिलिटी को करते हैं तो भाई वैसे स्किल्ड वर्कर चाहिए जो शिप को रिपेयर करें, मेंटेन करें, ओवरऑल करें, रिपेयर करें, बहुत सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एडवांस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन मैरीटाइम वर्कफोर्स, पोजीशंस इंडिया एज अ हब फॉर स्किल्ड शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर प्रोफेशनल्स, बूस्ट स्किल इंडिया मिशन। हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। शिप बिल्डिंग जो हमारा सेक्टर है वो बहुत बड़ा होने वाला है। ये सब रातों रात नहीं होता है, टाइम लगता है, बट इनिशिएट कर दिया गया है। ये है। छठी जो चीज है वो है अरेंजमेंट फॉर सेटिंग अप 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर इन पार्टनरशिप बिटवीन सीडैक इंडिया एंड G42 UAE। भारत की जो संस्था है सीडैक और यूएई की जो G42 है, इनके बीच 8 एक्साफ्लॉप, टेराफ्लॉप से भी ऊपर हो गया ये, आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, एडवांसेस सेटिंग अप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर्स। किसी भी टेक्नोलॉजी के R&D के लिए, उसके सिमुलेशन के लिए, उसकी जटिल गणनाओं के लिए सुपर कंप्यूटर की बहुत जरूरत होती है। सारी चीजें सुपर कंप्यूटर से तय, क्योंकि भाई आपको बहुत हैवी कैलकुलेशंस करनी होती, उसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। और इससे जो भारत का AI मिशन है उसको भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रही है। बहुत कुछ बदल दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने और भविष्य में बहुत कुछ बदलने वाला है। और जो सातवीं चीज हुई है, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट फ्रॉम यूएई टू इंडिया, जो बात आरजू जी बता रही थी, $5 बिलियन की। तो $5 बिलियन USD यूएई इन्वेस्ट करने वाला है। इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्गर मार्केट और मोर जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, बाजार मजबूत होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। और अंडरस्कोर्स यूएई सस्टेन्ड कमिटमेंट टू इंडियाज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ स्टोरी। यूएई की कमिटमेंट है कि वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में शामिल होगा। इससे क्या होगा, रिलेशन बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यूएई हमारा बहुत बड़ा पार्टनर होगा, बहुत बड़ा सपोर्टर होगा, और हम भी यूएई के बहुत बड़े पार्टनर होंगे, बहुत बड़े सपोर्टर होंगे। और दोनों देश एक दूसरे की नीड्स को पूरा करने, हमारी एनर्जी नीड्स, उनकी फूड सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें, इनफैक्ट डिफेंस भी। दोस्तों आप क्या कहते हैं? अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई और चैनल को तो सब्सक्राइब करो यार। नहीं बोलता हूं मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी देता हूं मैं, सोर्सेज के साथ, रेफरेंस के साथ, आपके ज्ञान को बढ़ाता हूं मैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है बिल्कुल, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। चलिए जल्दी आता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी गाइस, बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जो विजिट उन्होंने किया है यूएई का, उस चीज को लेकर पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इस चीज को लेकर कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको इतनी ज्यादा वैल्यू यूएई में क्यों दी जा रही है। पाकिस्तानियों को चुल इस चीज की है कि वो एक मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है वो मोदी साहब को कैसे इज्जत दे सकता है। ओ भाई, ये मुस्लिम वाला जो चूरन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बिकता है। पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वहां पे इस तरह का कोई भी नैरेटिव नहीं है। वहां पे हर कंट्री जो है वो अपने, एक तो उसकी कोशिश होती है कि डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ऐसे कंट्रियों के साथ बेहतरीन किए जाएं जो मार्केटिंग के लिहाज से बड़े हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी और उसके बाद डिफेंस के मामला जिनके यहाँ ज्यादा हैं, मार्केट बड़ा है, तो ऐसे कंट्रियों के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है।
यूएई जो है उसकी कोशिश है कि इंडिया के साथ आने वाले टाइम में वो मजीद अपने हालात जो है वो बेहतर करना चाहता है, और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी वो इंडिया के साथ आगे और मजीद चलना चाहता है। अब पाकिस्तानी ये कहते हैं जी कि यूएई ने तो हमारे साथ बड़े वादे किए थे कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एकदम से जो चेंज आया वो क्यों आया? तो भाई एकदम से चेंज तो आना ही था, क्योंकि ईरान युद्ध को लेकर जिस तरह से यूएई को एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है वो उनके साथ खड़ा होगा, और पाकिस्तान को साथ देना भी चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने मुश्किल टाइम में पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान को जब लोन की ज़रूरत थी तो उन्होंने दिया, और उसके बाद फॉरेन रिजर्व जो है जब उनकी कमी का खदशा था, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डाउन हो रही थी, तो उन्होंने अपने पैसे जो है वो पाकिस्तान में रखवाए, और उनको यही लग रहा था कि इतनी चीज़ें हमने पाकिस्तान के लिए की हैं, जब भी आते हैं पैसे भी देते हैं, तो पाकिस्तान है वो तो ज़रूर करेगा। अब पाकिस्तान जो है वो उसकी मजबूरी ये थी कि वो अगर ईरान के साथ इस तरह की कोई हरकत करता तो पाकिस्तान की अवाम जो है ना वो एक्शन में आ जाना था, और काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वो सरकार को हो सकता था। लेकिन सरकार ने इस चीज़ को जो है वो अपने तरीके से हैंडल किया है, लेकिन ये है कि जितने भी मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ आते हैं, उनका रुझान जो है वो पाकिस्तान से हट के इंडिया की तरफ चला गया कि भाई इन लोगों को हम खिलाते पिलाते भी हैं और मुश्किल टाइम में साथ भी देते हैं, सिर्फ ये बातों से साथ खड़े होते हैं, प्रैक्टिकली तो कभी भी ये साथ खड़े नहीं हुए। अब यहाँ पे जो पाकिस्तानी मीडिया जिस तरह से कंपेयर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बनता नहीं है। देखिए, एक कंट्री ऐसा है, वो वहाँ पे जाता है, वो इन्वेस्ट लेकर जाता है, या कह लें कि टेक्नोलॉजी की चीज़ें जो हैं वो उनकी ऑफर की जाती है दुबई को, और कहा जाता है जी कि हम आपके साथ टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेंगे, और उसके बाद डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे। उसके बाद अपना मार्केट आपको देंगे कि आप उसमें आइए और अपना जो है वो बिजनेस करिए, अपना इन्वेस्ट करिए, सिक्योर कंट्री भी है। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ, और दूसरी तरफ यही है कि पाकिस्तान के पास तो कुछ ऐसा है नहीं है जिसकी तजारत जो है वो दुबई के साथ की जा सके। अब दुबई जो है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा कि कंट्री जो है भाई उसका फ़ायदा है, और दूसरा कंट्री जो है अगर वो आता है तो उन्हें कुछ देना ही पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई मामलात जो हैं वो नहीं होने। अब पाकिस्तानी मीडिया तज्ज़िया निगार भी यही कह रहे हैं कि भई एक हाथ जो है वो देने वाला है और एक हाथ लेने वाला है, तो दोनों एक बराबर तो हो नहीं सकते। अब हम चाहते हैं कि हमें वैल्यू जो है वो दुबई से वो वाली मिले जो इंडिया को मिल रही है। तो ऐसा तो होना को नहीं है। और दूसरी चीज़ इन्होंने कही है जी कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, तो वो अहले तशीह को लेकर निकाला जा रहा है, क्योंकि ईरानी जितने भी हैं वो सारे शिया हैं। तो शिया नाम भी जिन लोगों के हैं उनको निकाला जा रहा है दुबई से, और दुबई में 8,000 कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो सिर्फ पारा चनार, अफजल मरवत बता रहे हैं कि पारा चनार के लोगों को निकाला गया, और कह रहा है जी कि ये दुबई की समझ नहीं आ रही, इस तरह से दुश्मनी पर क्यों उतर आया है, हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो क्या कर रही है, उनका ये हक बनता है यहाँ पे अपना इमेज जो है वो ठीक करें, तो भाई वो बड़ा टाइम लगेगा। अब मामलात जो है ना वो समझ लें कि हाथ से जा चुके हैं। अब वो पाकिस्तानियों को अगर निकाल रहे हैं तो वो निकालेंगे। वो पहले तो ये था जी कि पाकिस्तानी जो है वो कह लें कि इंडियन के साथ कहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा हैं। और भाई वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि स्किल की बात होती थी अक्सर, कि अरब कंट्रियों में जितने भी लोग हैं पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है, इंडियन जो है उनके पास स्किल है। अब ये तो एक कारण था। अब दूसरा कारण ईरान युद्ध वाला भी आ गया इन चीज़ों को लेकर। तीसरा एक कारण और भी है कि पाकिस्तानी झगड़ालू बड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े बड़े करते हैं, ये बात भी ठीक है। और उसके बाद क्राइम में भी ज़्यादा मुलवस होते हैं। जेलों में देख लें जाके तो पाकिस्तानी जो है उनकी तादाद ज़्यादा है, इंडियन जो है वो कम है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूएई जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि पाकिस्तानी जो है वो निकाले जाएँ। पहले ये था कि यूएई को एक फ़ायदा था, वो कहते थे कि यार चलें स्किल नहीं है लेकिन लेबर भी तो उनको चाहिए, नौकर-चाकर भी तो चाहिए ना बादशाहों को काम करवाने के लिए। तो वो पाकिस्तानियों को एज़ अ नौकर-चाकर जो है ना वही लेते थे। कि ठीक है भाई लेबर जितनी भी है वो पाकिस्तानियों को अब उनके पास ऑप्शन है। बंगाली जो हैं उनको वो लेबर के तौर पे ले लेंगे, और फिलिपीन जो है वो भी उसमें भी एक कह लें कि गुर्बत बहुत बड़ी संख्या में है। वहाँ के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। ऑप्शन दुबई के पास बहुत सारे हैं। ये पाकिस्तानियों की गलतफहमी है कि अगर ये वहाँ से आते हैं तो पता नहीं कितना ही बड़ा नुकसान जो है वो यूएई को झेलना पड़ सकता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। चौथा कारण उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये है
کہ پاکستانی لوگ جو ہے نا یہ مذہبی کارڈ بڑا کھیلتے ہیں. یہ بات تو صحیح ہے کہ جہاں پہ ان کو اپنی مفاد پرستی نظر آتی ہے نا وہاں پہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے جو پاکستانیوں کی نیچر کا جہاں تک مجھے پتا ہے گھر پہ بے شک انہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہ پڑھی ہو لیکن یہ ڈیوٹی پہ ہوں گے نا تو پھر تو یہ پکے نمازی بنے ہوں گے. ڈنڈی مارنا تو ان کے وہ کہہ لیں کہ ڈی این اے میں شامل ہے تو وہاں پہ ہوتے ہیں تو حالانکہ وہ بھی مسلم ہیں، ان کو ہاں پتہ ہے کہ کتنی دیر کی نماز ہوتی ہے، اور یہ آدھا آدھا گھنٹہ آتے ہی نہیں ہے. بالکل. باقی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں یار وہ گھر پہ کی جا سکتی ہیں نا. اب ہر انسان جو ہے اس کی دھارمک جو پریکٹس ہے اس سے کوئی بندہ بھی نہیں روکتا لیکن جس طرح سے پاکستانی کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ ڈیوٹی پہ نہیں ہے یہ تو نہیں کہ ڈیوٹی کے دورانیہ ساری نمازیں آتی ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. ڈیوٹی کے علاوہ جو نمازیں آتی ہیں آپ جو نمازیں ڈیوٹی پہ آتی ہیں آپ ان کے ساتھ ان کو پڑھ لیں. گنجائش ہے ظاہر سی بات ہے. کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اتنا ہارڈ تو ہے نہیں ہے کہ آپ کو کہے کہ نہیں نہیں آپ ڈیوٹی میں ڈنڈی ماریں اور یہ چیز آپ نے ضروری کرنی ہے. یہ پاکستانیوں کا یہ ہے کہ پاکستانی جو سمجھتے ہیں جی کہ جب ان کی اپنی مفاد پرستی کی بات آتی ہے ان کو مذہب یاد آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی فرسٹ مذہب. یہ صرف اور صرف اپنی آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس چیز کا یوز کرتے ہیں. حالانکہ سعودی عرب والے یا دبئی والے جو ہیں جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے اصل تو وہی ہیں تو ان لوگوں کو بھی پتہ ہے اور وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے. وہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز سے منع بھی نہیں کرتے لیکن جس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں ہم نے ایک شیخ کا سن رہے تھے کہ وہ شیخ کہتا ہے کہ ایک پاکستانی اس نے چوکیدار رکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ میں جب بھی آتا ہوں یہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے یا تو نماز پڑھنے چلا جاتا ہے میں خود نیچے اترتا ہوں مجھے گیٹ جو ہے وہ خود کھولنا پڑتا ہے. تو کہہ رہا تھا کہ جس چیز کے لیے میں اس کو معاوضہ دیتا ہوں وہ کام یہ کر نہیں رہا تو معاوضہ یہ کس چیز کا لے رہا ہے. اب کوئی بھی مذہب جو ہے میرے خیال میں اگر آپ ڈیوٹی پہ ڈنڈی مار کے یا حرام کھا کر آپ وہ دھارمک پریکٹس کرتے ہیں تو وہ آپ کی ہے ہی کون ہے. کیونکہ سب سے پہلے جو آپ رزق روٹی کما رہے ہیں جو آپ جس چیز کا آپ معاوضہ لے رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے اس چیز کو پوری طرح سے آپ نے ادا کرنا ہے. اور پاکستانی جو ہے وہ تو ویسے بھی ڈنڈی مارنے میں ماہر ہیں. بہت سارے کارن ہیں جی پاکستانیوں کو نکالنے کے اور یو اے ای جو ہے وہ سٹینڈ لے رہا ہے اور پاکستانیوں کو چل مچی ہوئی ہے. ان کو لگ رہا ہے جی کہ یہ جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہو رہے تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ یو اے ای جو ہے اس نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. بالکل جی بالکل. اور یہ سارے جتنے بھی کارن انہوں نے بتائے ہیں جو پاکستانی وہ کیا نام تھا ان کا، افضل مربت نہیں عمر چیمہ عمر چیمہ، انہوں نے جو بھی جتنے بھی کارن بتائے ہیں بالکل کارن دبئی نے بالکل ٹھیک دیے ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے. جتنے بھی کارن تھے وہ سارے ٹھیک ہیں کیونکہ یہ ڈنڈی بھی مارتے ہیں، یہ بدماشی بھی وہاں پہ کرتے ہیں، یہ جو ہے اپنا کرائم بھی کرتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ یہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دبئی نے اب آج تک جو ہے وہ پاکستانیوں کو برداشت کیا جیسے بھی کیا لیکن ان کو نکالا نہیں اس طرح. اب انہوں نے دبئی سے جو ہے وہ نکالنا کیوں شروع کیا؟ کافی لوگ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہے اس لیے اسرائیل کے کہنے پہ جو ہے وہ جی وہ نکال رہے ہیں، جی انڈیا نے کہا ہے اس لیے نکال رہے ہیں. بھائی کسی کے کہنے پہ نہیں وہ نکال رہا. جب ایران اور امریکہ کا یدھ ہوا ایران نے سب سے زیادہ جو حملے کیے ہیں وہ یو اے ای پہ کیے ہیں، سب سے زیادہ. ڈرونز بھی خیر وہ ویڈیو نہیں آئی دبا دی گئی. یہ یو اے ای میں جو ہے قانون سخت ہے تو جس وجہ سے سارا کچھ جو ہے دبا دیا گیا. تو لیکن یہ ہے کہ حملے سب سے زیادہ جو ہے وہ یو اے ای پہ ہوئے. اب یو اے ای نے پاکستان سے جو ہے وہ کہا کہ آپ بھی حملہ کریں ہمارے ساتھ دیں. پاکستان نے جو ہے وہ کسی کا ساتھ نہیں دیا، نہ ایران کی طرف سے کسی پہ حملہ کیا نہ ایران پہ حملہ کیا کسی کے کہنے پہ. بالکل ٹھیک کیا، وہاں تک بالکل ٹھیک ہے. پاکستان تو اپنا مفاد دیکھا بھائی، کیونکہ اگر یو اے کے پیچھے لگ کے اگر حملہ کرتا تو پھر جو ہے وہ ابھی پاکستان میں بھی حملے ہوئے ہوتے کافی جگہوں پہ، ان کے میزائل آئے ہوتے. پاکستان کے پاس تو روکنے کے لیے ڈیفینس سسٹم بھی نہیں ہے. تو اب سعودیہ جو ہے اس نے بھی اس طرح ساتھ نہیں دیا. تو اب دبئی جو ہے وہ خالی پاکستان کے ساتھ نہیں، وہ عرب ممالک کے جو اوپیک جو سسٹم تھا ان کا اس سے بھی باہر اپنے آپ کو نکال لیا.
اسرائیل کو منگوا لیا ڈیفینس کے لحاظ سے کہ آپ جو ہے ہماری رکشا کریں جی، آ کے یہاں پہ اپنے سسٹم لگائیں. تو مطلب عرب ممالک سے بھی اس نے لدگی کر لی، پاکستان سے بھی کر لی. اب انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ ڈیل کر رہا ہے. ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے، پہلے بھی انڈیا کے تعلقات بہت اچھے تھے دبئی کے ساتھ، کوئی ابھی نئے نہیں بنے، پہلے بھی بہت اچھے تھے. اور اس کے بعد جو خوراک مطلب یو اے ای کو چاہیے ہوتی ہے وہ انڈیا سے پوری ہو جائے گی، اور انڈیا کو آئل وغیرہ یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ جس طرح کے یہ انہوں نے بتایا کہ کیا کیا فائدے ہوں گے، گیس کو لے کے ساری چیزوں کو لے کے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیل میں شامل ہوئی. تو دبئی نے اپنا ایک سمجھ لیں کہ متبادل جو ایک ذریعہ ہے وہ اپنا سوچا، اور اس نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹریڈ ڈیل کر لی. تو یہاں پہ پھر جو ہے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر دی. ان سے جو پیسے دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لیے، تو پاکستان نے دے دیے، کیونکہ سعودیہ نے پاکستان کو دے دیے، پاکستان نے آگے دے دیے. تو دبئی نے وہاں سے اب نکالنا شروع کیا پاکستانیوں کو. وہ جو یہ مطلب جتنی باتیں کی ہیں حالانکہ ہے بہت بالکل سچ، لیکن ابھی نکالنا ہی نکالنا ہے انہوں نے. یو اے ای نے پاکستانی کو نکالنا ہی نکالنا ہے، چاہے کوئی بھی ریزن رکھیں، کچھ بھی رکھیں. یہ حالانکہ ریزن پہلے کی تھی لیکن ابھی تک برداشت کرتا رہا، لیکن اب جب اس کو لگا کہ یہ پاکستان ہمارا نہیں ساتھ دینے والا اس جنگ میں، مطلب ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران اور یو اے ای کی تو پہلے سے ہی گڑبڑ بہت ہے نا، تو اس نے جو ہے اب نکالنا ہی نکالنا ہے. ایک تو بہانہ جو ہے وہ شیعہ اہل تشیع، جس نے بھی نام رکھا. اب پچھلی دفعہ بھی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ جتنے اہل تشیع ہیں، مطلب شیعہ لوگ ہیں، ان کا جو بھی نام ہے جو شیعہ میں یوز ہوتا ہے اکثر، جس طرح کہ میرا نام بھی جو ہے وہ شیعہ میں زیادہ اکثر یوز ہوتا ہے، مین نہیں ہے، ٹھیک ہے، علی نام، تو مجھے بھی انہوں نے نکال دینا تھا چاہے میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں. تو ایک کامنٹ آیا تو وہ کہہ رہے تھے نہیں جی سنیوں کو بھی نکال رہے ہیں. بالکل نکال رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں نکالنا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بے شک آپ سنی ہیں، دیوبندی ہیں، جو مرضی ہیں، اگر آپ کا شیعوں والا نام ہے جو شیعہ میں زیادہ یوز ہوتا ہے شیعہ مسلک میں، ان کو وہ نکال ہی رہے ہیں. تو انہوں نے نکالا. شیر مروت بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ میں آیا ہوں، کیونکہ وہ تو وہاں پہ گیا نا، ہم تو گئے ہی نہیں ہیں. کزن بتا رہا تھا کیسے ہی ہوا ہے. تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے حالات ہو چکے ہیں کہ اہل تشیع جو ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے. فی الوقت ایک سٹیپ جو ہے اہل تشیع کا جو ہے وہ نکلا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے جن کے بھی نام شیعوں والے ہیں ایران کی وجہ سے. بے شک پاکستانی جو ہے وہ جو مرضی ہے کہیں کہ کسی کے کہنے پہ بھائی یو اے ای نے نکالنا ہے پاکستانیوں کو، ایرانیوں کو، شیعوں کو جو ہے انہوں نے نکالنا ہے. تو وہ انہوں نے ایک ریزن یہ رکھا، کافی سارے لوگ نکل گئے. اب باقی ریزن انہوں نے جو دیے بالکل وہ سچ ہیں ریزن، کہ پاکستانی ایسے ہی کرتے ہیں جا کے وہاں پہ. سارے نہیں کرتے کیونکہ کافی سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کمانے کے لیے جو پیچھے اپنا گھر بار چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ان ساری چیزوں سے، وہ ان کو بھی نکال لیں گے. تو ریزن جو وہ دے رہے ہیں ریزن سچ ہیں، لیکن پہلے نہیں نکالا، ابھی جو ہے وہ نکال رہے ہیں سب کو. وہی بات لوگ سر کی کہ 6 مہینے بعد نکال لیں، سال بعد نکال لیں، 2-3 سال، یہ ان سالوں میں جو ہے وہ سارے انہوں نے نکالنے ہیں آہستہ 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 کر، کیونکہ ایک دم سے نکالنا وہ خلا پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ خلا بھرنا جو ہے ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے تھوڑے تھوڑے کر کے کبھی کوئی کسی میں جو ہے ملوث کر کے، یا کوئی کرائم والے نکالنا شروع کر دیں گے، کوئی جو ہے وہ مطلب کہ پہلے ابھی شیعہ والے نکال رہے ہیں نا کہ نام شیعوں والے ہوں جس کے اس کو نکالا جا رہا ہے، پھر جو ہے وہ کوئی اور نکالنے شروع ہو جائیں گے. مطلب 3-4 سالوں میں انہوں نے صفایا کر دینا ہے پاکستان سے. وہاں پہ پاکستانی آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ اس کی جگہ انڈینز کو لے کے آئیں گے، بنگلہ دیشیز کو لے کے آئیں گے، نیپالین لے کے آئیں گے، افغانی لے کے آئیں گے. تو ان کو جو ہے وہ وہاں پہ لے کے آیا جائے گا. تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ خلا پورا ہوتا جائے گا. اس سے یو اے ای کو بھی جو ہے فرق نہیں پڑے گا پھر. تو پاکستانیوں کو نکال کے، جو پاکستانیوں کا وہم ایک ہے نا کہ پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں، یو اے ای دیکھ لینا یہ ہو جائے گا یو اے ای کے ساتھ، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا یو اے ای کے ساتھ. جو خلا آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہوگا، وہ دوسرے ملک کے جو ہے لوگ آئیں گے وہاں پہ پورا ہو جائے گا. خلا کبھی بھی نہیں رہتا. وہی کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو ایک وہم ہوتا ہے ہر بندے کو کہ میرے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، میں اگر جہاں سے چلا گیا تو یہ کام رک جائے گا، ٹھپ ہو جائے گا. کافی سارے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کو. تو لیکن کام ٹھپ نہیں ہوتا بھائی، کام چلتا ہے.
کام جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی اور آگے فل کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ وہم یہ سارا کچھ پاکستانیوں کو نکالنا چاہیے کہ یو اے ای سے ہم نکل گئے تو یو اے ای جو ہے یہ ہو جائے گا, یو اے ای کا وہ ہو جائے گا. یو اے ای کا کچھ نہیں ہوگا. اس کی جگہ آپ کی جگہ دوسرے ملکوں کے انڈیا کے آ جائیں گے لوگ بھائی وہاں پہ. وہ آپ سے اچھے کمیونیکیشن میں بھی ٹھیک ہے, انگلش آتی ہے ان کو تو وہ کمیونیکیشن میں بھی ٹھیک ہے, اسکل ہے ان کے پاس, پڑھائی ان کی لیول جو ہے پاکستانی کے پڑھائی کے لیول سے بہت اوپر ہے. تو بھائی ان کو اور زیادہ فائدہ ہوگا یو اے ای کو. تو اس لیے جو ہے وہ یہ چیز پاکستانی یہ سوچنا بند کر دیں کہ ہماری طرف وجہ سے کوئی فرق پڑ جائے گا ہمیں نکالیں گے. تو فرق پاکستان کو پڑے گا جو کہ بیچارے وہاں پہ کام کر رہے تھے اب واپس آئیں گے, فیملیز ان کی پیچھے, اب وہ کیا کام کریں گے؟ یہاں پہ وہ کچھ کر نہیں سکتے, کاروبار بنائیں گے یا پھر کسی اور ملک میں نکل جائیں گے. سعودیہ اب کتنے کی سعودیہ لے گا؟ پہلے ہی سعودیہ میں جو ہے اتنے پاکستانی ہیں. تو عرب مالک جو ہے قطر کویت وہ تو سعودیہ کے ساتھ ہے کھڑا ہوا, وہ میں نیوز دیکھی تھی اس میں بتا رہے تھے. تو ادھر بتا رہے تھے اسرائیل یو اے ای اور انڈیا کے ساتھ جو ہے ابھی جو ڈیفنس پیکٹ بھی ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ, تعلقات بہتر کیا جا رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بھائی وہی بات میجر صاحب کی بات کہ جتنے بھی ملک ہیں وہ سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہمارا جو ہے وہ اسلامی بھائی ہے, کون ہے کون ہے بھائی, ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو وہ دیکھتے ہیں اپنا فائدہ, جدھر سے فائدہ ہوگا اس کے ساتھ دوستی ہوگی. وہی بات کہ جیو پالیٹکس میں نہ ہمیشہ کے لیے دوستی رہتی ہے نہ ہمیشہ کے لیے دشمنی رہتی ہے. وہی جو انہوں نے بھی کی بات بیچ میں کہ پاکستان کو معیشت کو بہتر کرنا پڑے گا. پاکستان کو جو ہے وہ ٹریڈ, وہ جو فوجی تھا بندہ, وہ بندہ نے باتیں بھی بالکل ٹھیک ہی ہیں کہ پاکستان کو اپنی وہ مانگنے والا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. بھائی اپنی معیشت کو ٹھیک کریں, اپنی تجارت کو بڑھائیں. تجارت اگر آپ ملکوں کے ساتھ کریں گے تو ملک آپ کے ساتھ تعلقات بہتر بنا دیں گے, کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ یہی دیکھتا ہے کہ کون کیا فائدہ دے گا ہمیں. تو پاکستان کو بھی جو ہے وہ یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی جو ہے کسی سے مطلب فائدہ لینا ہے. ٹریڈ کو جو ہے وہ پریفرنس دینی چاہیے, چیزوں کو جو ہے وہ پاکستان میں بنانے کو پریفرنس دینی چاہیے. لیکن ہم جو ہے وہ مانگنے کو جو ہے وہ پریفرنس دیتے ہیں, اور ہم آئی ایم ایف سے لون ملنے پہ جو ہے وہ شکرانے کے نفل ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں, سجدے میں گر جاتے ہیں, شکر الحمدللہ. مطلب کہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہو نا ملک میں تب اور بات ہے. کوئی جو ہے وہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, کہیں جی سارا کچھ ٹھیک ہے, شکرانے کے نفل پڑھیں, جو مرضی کریں. لیکن ایک آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضہ دے رہا ہے آپ کو, مطلب سود اور آپ پہ بڑھ رہا ہے, قرضہ آپ پہ بڑھ رہا ہے, اس پہ بھی ہم لڑیاں ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہماری مینٹلٹی ہے, اس پہ بھی بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو باقی ملک بھائی دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. کوئی مطلب ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات مذہب کی بنیاد پہ یا اس طرح نہیں رکھتا. اب آج کل بھائی ٹریڈ جس کے ساتھ بہتر ہوگی اسی کا وہ دوست بن جائے گا, چاہے کوئی بھی. آنے والے وقت میں دیکھنا یہی ایران انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے. جو ابھی سارے پاکستانی کہہ رہے ہیں نا کہ ایران کے ساتھ جو ہے خراب ہو گیا, لیکن ابھی دیکھ لیں وہ سمٹ ہوا اس میں بھی ایران وہاں پہ گیا ہوا تھا, سب گئے ہوئے تھے. ٹریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, ڈالر کو نیچے سے پھینکنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو پاکستان وہم میں جو ہے پاکستانی لوگ جو ہے نا ایک وہم میں پڑے ہوئے, تو ان کو وہم سے باہر نکلنا پڑے گا. ٹریڈ کی طرف جو ہے دھیان دیں اور ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ کم کریں, تب جا کے آپ کی عزت ہوگی. ورنہ آپ کو کوئی بھی ملک جب دل کرے گا نکال دے گا, اس ملک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, پاکستان کو بہت فرق پڑے گا اس چیز سے. چلیں جی اینڈ کرتے ہیں ابھی, مجھے پتا ہے اس کو نیند آ گئی ہے. بہرحال جی یہی موضوع ہے اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہونی چاہیے. لیکن بھائی ان ریئلٹی جو چیزیں ہوں گی, آپ جو لوگ جہاں پہ آئیں گے, بے روزگاری پہلے ہی بہت ہے جہاں پہ, وہ کس طرح سروائیو کریں گے آئی ڈونٹ نو, کیونکہ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اس لائف سٹائل کی. میرے کزن بھی ہیں دبئی میں, ابو ظہبی دبئی. وہ واپس آئیں گے, کون سی جاب ملے گی؟ پاکستان میں پہلے ہی ایک دوست آیا تھا, اس نے بہت کوشش کی, ہے وہ ویسے نکمہ ہی, کوشش بہت کی ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی, آ جا کے اس نے پھر دکان ڈال لی.
اور यहाँ पे वो ग्रोसरी शॉप जो है वो चला रहा है छोटी अभी वही दोस्त पिछले दिनों कह रहा था मैं दुकान बेच ना दूं, मैं क्यों कह रहा था कि मुझे दुबई का ना वीज़ा मिल रहा है। ये तकरीबन कोई 1 महीना 1.25 महीना पहले की बात है कि दुबई का वीज़ा जो है वो 100% मुझे मिल रहा है। उस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं थी कि निकालने वाली, हम्म, तो मैंने उस वक्त उसको मना किया। मैंने कहा बिल्कुल भी दुकान ना बेचना, और दुबई के लिए खासकर कभी भी ना बेचना। आप हाँ जो ये काम तुम्हारा जहाँ पे चल चुका है उसको चलाओ, दुबई के वीज़े को भूल जाओ। कहीं और का कोई अच्छा वीज़ा मिला तो वहाँ चले जाना। दुबई के हालात जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़राब होने वाले हैं। मुझे इन माय ओपिनियन कंसर्न ये है कि पूरी दुनिया के हालात जो हैं वो खासकर पाकिस्तानियों के लिए भाई ग्रीन मान है पासपोर्ट्स ना, के लिए पाकिस्तानी जो है वो जाके, पहली बात 2 रीज़न है ना। एक तो यहाँ के क्राइम करते हैं, अवाम भी बिल्कुल बेकार है। पाकिस्तान की लड़ाकू है, जाके 2 नंबरियां करना, बेईमानियों में जो है वो ध्यान है सारा, कि उस मुल्क में बेईमानी कैसे करनी है। क्रेडिबिलिटी है भाई दूसरी बात गवर्नमेंट को लेके है कि हर टाइम हाथ फैलाना दूसरे मुल्कों के आगे, तो क्या इज्जत होगी फिर पाकिस्तान की? ट्रेड नाम की कोई चीज नहीं है, बस जब भी जाना है हाथ फैलाने जाना है। अवाम जो है वो अलग से जो है वो उन मुल्कों को परेशान करती है और गवर्नमेंट अलग से, तो फिर वो मुल्क कैसे इज्जत करेंगे आपकी? मुश्किल है सर्वाइव करना। और लेट्स सी देखते हैं कि अभी तो नाम को लेकर और वो शिया जो है कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों को निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों को, लेकिन इन रियलिटी जो चीज़ें वो चीमा साहब ने बताई हैं वो भी एक हकीकत है। और अगर उसकी बिना के ऊपर दुबई जो है वो क्लेम करता है और कहता है कि भाई आप सब भी निकलो यहाँ से, तो भाई फिर रगड़ा लगने वाला है। अफसोस तो होगा उन लोगों के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, मुखलस हैं और कुछ भी ऐसा क्राइम या ऐसी चीज़ नहीं की उन्होंने। उनके लिए दुख होगा, तकलीफ़ होगी, ये तो वही जानते हैं कि उसके बाद वो क्या करेंगे यहाँ पे आके, या यहाँ से उनको क्या मौका मिलता है आगे ज़िंदगी में, नोबडी नोज़। तो पाकिस्तान के ऊपर एक और बर्डन बढ़ेगा वो उनके गलत फ़ैसलों की वजह से, उनकी गलत चीज़ों की वजह से। तो मैंने कहा था बहुत पहले, लोग सर की वीडियो थी इसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तानी निकाले जाएंगे हर तरफ से, तो ये होना शुरू हो गया है। तो होप सो कि उम्मीद करता हूँ कि यहीं तक वो सिलसिला जो है वो रुके और दुबई का और मुल्कों के साथ जो मामलात हैं वो बेहतर हों और ये चीज़ें ना हों। वरना पाकिस्तान में हम जैसे जो 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं वो 1 वक्त की रोटी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि भाई अवाम बढ़ेगी, बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। दुबई में ठीक ठाक लोग पाए जाते हैं और वो यहाँ के वो जो सिक्योरिटी जॉब्स कर रहे थे और इदारों में काम कर रहे थे, यहाँ पे आके उनको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। वही यहाँ पे सिफारिश के बगैर पैसों की यहाँ पे पहले बैठे हुए हैं उनको नहीं मिली, उनको मिलनी है। सिविल इंजीनियर। खैर एनीवेज वीडियो वाइड अप करते हैं, यही ओपिनियन है। आज जो डील हुई है ऑफर गुड कि इंडिया के लिए बहुत बेहतर होगी। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनके वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।